हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो अपना टॉपिक था मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। वहाँ पर हमने मोल के बारे में समझा था, सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में क्लियर किया था। उसके बाद उस सॉल्यूशन के अंदर मोल का क्या यूज है उसके बारे में स्टडी किया था। क्लियर है। फिर सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में स्टडी किया था। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में स्टडी किया था। और जो अपने पास सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है यानी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में स्टडी किया था। और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए अपने पास डिफरेंट टर्म्स थी जिसको हम क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स बोल देते हैं। तो सभी टर्म को हमने वन बाय वन स्टडी किया था। क्लियर है। अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट टॉपिक होगा अपना वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या है? कंसंट्रेशन टर्म किसकी? सॉल्यूशन की। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद इसको स्टडी करने के बाद हम स्टडी करेंगे नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या होती है और मोलरिटी इक्वेशन क्या होती है। इन दो इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है इसको स्टडी करते हैं। क्लियर है। अब हमें पता है जो अपनी नॉर्मलिटी होती है वो क्या होती है, यह मैं आपको बता चुका। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। क्लियर है। तो ये क्या होता है अपने पास गिवन वेट, मैं किसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है अपने पास गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। और अपॉन में क्या अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मैं इसको वी से डिनोट कर देता हूं। क्लियर है। और ब्रैकेट में लीटर से। क्लियर है। अब बात आती है अपने पास इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका। ये क्या हो जाता है गिवन वेट और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है अपने पास मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है यह आपको बता चुका। क्लियर। अब ये एन फैक्टर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा अपने पास यहां पर क्या लिख सकता हूं एन फैक्टर। क्लियर है। और इनटू में क्या अपने पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है बात। अब यहां पर क्या है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। जो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसको मैं एम से नोट कर देता हूं। क्लियर है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट टर्म जो है एन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू एन फैक्टर। क्लियर है। और ये किसके बराबर होता है मोलरिटी के बराबर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर किसके बराबर होता है, मोलरिटी के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास रिलेशन क्या बन जाएगा नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच, ये क्या हो गया मोलरिटी के बराबर। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। क्लियर। ये रिलेशन होता है अपना किसके बीच में, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में। क्लियर है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना मोलरिटी इक्वेशन क्या होती है उसको स्टडी करते हैं। फिर लास्ट में अपने पास नॉर्मलिटी इक्वेशन। अब अपने पास है मोलरिटी इक्वेशन, इसको समझते हैं। मोलरिटी इक्वेशन क्या होती है, मोलरिटी इक्वेशन मान लिया मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, अच्छे से समझना, मेरे पास मान लिया कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर ए क्या है सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है वो क्या है अपने पास H2O। क्लियर है। यानी कि मेरे पास ए सॉल्यूट है और H2O क्या है सॉल्वेंट।
ठीक है, ए को मैं किसके अंदर डिजोल्व कर रहा हूँ, H2 के अंदर, तो क्या बनेगा अपने पास, सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है। और इस सॉल्यूशन के अंदर जो ए के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो मान लिया कितने, Na, यानी कि यहां पर जो अपने पास सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन के अंदर ए के कितने मोल्स प्रेजेंट है, Na। क्लियर है। और इस सॉल्यूशन की मोलरिटी मान लिया मैंने कितनी है, M1, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है मान लिया मैंने, V1। क्लियर है, ये भी पता है मोलरिटी कितनी है इसकी, M1, और इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो भी कितना है, V1। क्लियर ये बात। अब यहां पर मान लिया मैंने इसको क्या किया, डाइल्यूट किया, इस सॉल्यूशन को क्या किया, डाइल्यूट किया। डाइल्यूट का मतलब मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रहा हूं, वाटर ऐड कर रहा हूं, सोलवेंट ऐड कर रहा हूं। क्लियर है। जैसे ही मैं इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड करूंगा, यानी इसको डाइल्यूट करूंगा, तो यहां पर न्यू सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है। और यहां पर क्या चेंजमेंट होगा, यहां पर वॉल्यूम भी चेंज होगा और मोलरिटी भी चेंज होगी। मान लिया यहां पर जो अपने पास न्यू सॉल्यूशन बन गया ए और H2O का। क्लियर। अब मान लिया सिंपल सी बात है, मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रहा हूं, वाटर, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज। अब मान लिया इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, V2, और जब वॉल्यूम चेंज होगा तो सिंपल सी बात है सॉल्यूशन की मोलरिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर। जब हम इस फैक्टर को चेंज करेंगे तो ये फैक्टर भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि मोलरिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर ये बात। तो यहां पर इस सॉल्यूशन के लिए भी वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, और मोलरिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो मान लिया इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या है, V2, और मोलरिटी क्या है, M2। क्लियर ये बात। बट यहां पर हमने सिर्फ क्या ऐड किया, इसके अंदर वाटर ऐड किया है, ए ऐड नहीं किया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए चेंज नहीं होंगे। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहां पर प्रेजेंट है वही इस सॉल्यूशन के अंदर ए के मोल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि Na प्रेजेंट होंगे। क्लियर। ये चीज क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर जस्ट हमने क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया, यानी कि सोलवेंट ऐड किया, सोल्यूट ऐड नहीं किया है, यानी कि जो सोल्यूट यहां पर प्रेजेंट है उतना ही सोल्यूट यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर है। मीन्स यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्रेजेंट है वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर है बात। तो यहां पर अब अपने पास M1 हमें पता था, V1 हमें पता है, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, इसके अंदर कितना वाटर ऐड किया ये चीज भी मुझे पता है, तो फाइनल जो अपने पास वॉल्यूम आएगा V2 वो भी पता चल जाएगा, V2 कितना होगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर M2 वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि जो अपने पास फाइनल सॉल्यूशन आया है उसकी हमें क्या कैलकुलेट करनी है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर। तो यहाँ पर अपने पास एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं मोलरिटी इक्वेशन। वो क्या होती है, M1V1 = M2V2। ये क्या है अपने पास, मोलरिटी इक्वेशन। क्लियर है। अब यहां पर अपने पास M1 क्या है हमें पता है, V1 क्या है हमें पता है, V2 क्या है हमें पता है, और अगर हमें इन तीन टर्म्स की वैल्यू पता है, इन तीन फैक्टर्स की वैल्यू पता है, तो जो अपने पास फोर्थ वैल्यू है, यानी कि फोर्थ जो फैक्टर है M2 उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। क्लियर है। यही इक्वेशन क्या कहलाती है अपने पास, मोलरिटी इक्वेशन कहलाती है। क्लियर है। लास्ट में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करेंगे हर एक टॉपिक के बेस पे इन सब चीजों को लेके। क्लियर है। तो अभी हमें इस तरह पता होना चाहिए मोलरिटी इक्वेशन क्या होती है, इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, यानी कि अपने पास जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी हम जो मोलरिटी होगी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, जिसको हम बोलते हैं मोलरिटी इक्वेशन। बट इस प्रोसेस के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो चेंज नहीं होते, यानी दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है वो क्या है, सेम है। क्लियर है बात। तो ये इक्वेशन क्या अपने पास, मोलरिटी इक्वेशन है। क्लियर है। अब इस मोलरिटी इक्वेशन को कुछ मॉडिफाई किया है। क्लियर है। उसको भी देखते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन भी देखते हैं इसके। अब जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है मोलरिटी इक्वेशन के लिए वो किसके लिए देखना, मान लिया मेरे पास ए कोई एसिड है और बी कोई बेस है। क्लियर है। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हमें पता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। और कैसी रिएक्शन होती है, जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर। ये हम 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ए एसिड है, बी क्या है, बेस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। क्लियर। अब मान लिया मेरे पास, और यहाँ पर क्या बनाएगा, ये साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, और साथ में हीट क्या होगी, रिलीज होगी, यानी कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है। क्लियर। अब मान लिया मेरे पास जो एसिड है इसकी कुछ मोलरिटी होगी, उसको मान लिया मैंने क्या है, M1। वॉल्यूम भी हो गया कुछ, उसको मान लिया मैंने क्या है, V1। बी यानी कि बेस के लिए मोलरिटी होगी कुछ, वो मान लिया मैंने M2। और इसी प्रकार इसका वॉल्यूम भी होगा, उसको मान लिया मैंने V2। क्लियर है। अब हमें पता है एसिडिटी किसके लिए होती है, बेस के लिए, और बेसिसिटी किसके लिए होती है, एसिड के लिए, यानी कि N फैक्टर। अब मान लिया यहाँ पर इस
एसिड के लिए जो एन फैक्टर है, एन फैक्टर कह रहा हूं मैं यहाँ पर, क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स नहीं कह रहा, क्या कह रहा हूँ, एन फैक्टर। इसके लिए जो एन फैक्टर की वैल्यू है वो मान लिया मैंने क्या है, N1। क्लियर है? यानी कि इस एसिड के लिए जो बेसिसिटी है, ये क्या है, इस एसिड के लिए बेसिसिटी वो क्या है, N1। इसी प्रकार इस बेस के लिए जो एसिडिटी है उसको मान लिया मैंने क्या है, N2। क्लियर? तो यहां पर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता है, वो क्या बनेगा, वो देखना, N1 M1V1 इज इक्वल टू N2 M2V2। ये एक मोलरिटी इक्वेशन का मॉडिफिकेशन है, किसके लिए, एसिड और बेस के लिए। यानी कि वो रिएक्शन जहां पर एसिड बेस क्या करेंगे, दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लें, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। क्लियर? अब यहां पर N1 क्या है, अपने पास एसिड की बेसिसिटी, N2 क्या है, बेस की एसिडिटी, यानी कि बेस का एन फैक्टर, एसिड का एन फैक्टर। M1 क्या है, मोलरिटी ऑफ एसिड, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ एसिड, N2 क्या है, M2 क्या है, V2 क्या है, आपको पता है। क्लियर है? यानी कि अपने पास टोटल कितने टर्म है यहाँ पर, 6। अगर हमें 5 टर्म की वैल्यू गिवन हो तो 6 जो टर्म होगी अपनी, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर ये बात? तो ये अपने पास मोलरिटी इक्वेशन थी। क्लियर है? अब इसके बाद अपने पास एक और मॉडिफिकेशन है इसी मोलरिटी इक्वेशन के अंदर, वो क्या है उसको समझना। अब जो लास्ट मॉडिफिकेशन है मोलरिटी इक्वेशन का, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, मेरे पास मान लिया कोई दो सब्सटेंस है ए और बी, और ये दोनों सब्सटेंस क्या है, सेम टाइप की। कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये जो दोनों सब्सटेंस है क्या होना चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए। सेम टाइप का मतलब क्या है यहाँ पर, या तो दोनों एसिडिक होने चाहिए या दोनों बेसिक होने चाहिए। क्लियर है? यानी कि या ये भी एसिडिक होना चाहिए, ये भी एसिडिक होना चाहिए, या फिर ये भी बेसिक होना चाहिए, ये भी बेसिक होना चाहिए। क्लियर है? सेम टाइप के सब्सटेंस होने चाहिए। क्लियर है? अब मान लिया मेरे पास यहाँ पर ये दोनों क्या है, या तो क्या होने चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एसिड होने चाहिए या दोनों बेस होने चाहिए। अब मान लिया मेरे पास ये जो दोनों सब्सटेंस है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। अब इस एसिड की कुछ मोलरिटी होगी जिसको मैंने डिनोट कर दिया M1 से, इसका वॉल्यूम होगा जिसको मैंने डिनोट कर दिया V1 से। इसी प्रकार इस एसिड की कुछ मोलरिटी होगी जिसको मैंने डिनोट कर दिया M2 से, और कुछ वॉल्यूम होगा जिसको मैंने डिनोट कर दिया V2 से। क्लियर है? अब ये दोनों जो सॉल्यूशन है, सेम टाइप की सॉल्यूशन है, तो एक दूसरे के साथ इनको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक थर्ड सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, एक थर्ड सॉल्यूशन जिसको मैंने डिनोट कर दिया C से। ये सॉल्यूशन भी कैसा होगा, एसिडिक। कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक। क्लियर है? अब जैसे ही मैंने इन दोनों एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स किया और एक थर्ड सॉल्यूशन बना अपने पास, तो यहाँ पर इसकी कुछ अलग मोलरिटी होगी जिसको मैंने डिनोट कर दिया क्या, M3 से। क्लियर है? और वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2, यानी कि इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, वो किसके बराबर होगा, C के वॉल्यूम के बराबर। यानी क्या लिख सकता हूँ मैं, V1 प्लस V2 लिख सकता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V1 प्लस V2। बट ये जो इक्वेशन है ये आपको मैंने बता दी किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि सेम टाइप के सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, यानी सेम टाइप के सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल। या तो दोनों क्या होने चाहिए, एसिडिक या बेसिक होने चाहिए। क्लियर है बात? तो ये चीज समझ में आ गई। तो मोलरिटी इक्वेशन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। क्लियर है? उसके बाद एक अपने पास लास्ट इक्वेशन है नॉर्मलिटी इक्वेशन। सिंपल है बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में हमने मोलरिटी इक्वेशन दी थी M1 V1 इक्वल टू M2 V2, वहां पर क्या आ जाएगा, N1 V1 इक्वल टू नॉर्मलिटी इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या होता है अपने पास, मान लें मेरे पास कोई सॉल्यूशन है A B। क्लियर है? या फिर मान लें मैंने स्टार्टिंग में जैसे मोलरिटी के अंदर माना था आपको कि अपने पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर A क्या है, सोल्यूट, और H2O किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट। क्लियर है? और इस सॉल्यूशन के लिए नॉर्मलिटी मान लिया क्या है, N1, वॉल्यूम क्या है, V1। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, यानी कि इसको डाइल्यूट किया। तो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट जो सॉल्यूशन बनेगा अपने पास, ए तो क्या रहेगा, सोल्यूट ही रहेगा, वाटर क्या रहेगा, सॉल्वेंट, क्योंकि हमने यहाँ पर जस्ट क्या किया, वाटर को ऐड किया, यानी सॉल्वेंट को ऐड किया। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी भी चेंज होगी, नॉर्मलिटी भी क्या होगी, चेंज, जिसको मैंने क्या मान लिया, N2, और वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज, जिसको मैंने क्या मान लिया, V2। तो यहाँ पर इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में एक रिलेशन बनता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलिटी इक्वेशन N1 V1 इक्वल टू N2 V2। ये क्या है अपने पास, नॉर्मलिटी इक्वेशन।
क्लियर है। और नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है इसको हम स्टडी कर चुके हैं। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लियर है, थैंक यू।